नमस्कार दोस्तों, टाबर टोली की ओर से आयोजित ये कार्यक्रम प्रतिनिधि बाल कविताओं के वाचन की कड़ी में दीनदयाल की चौपाल, आपका स्वागत है और आपका हार्दिक अभिनंदन। अभी आ गए हैं इंदौर से शंकर धाकड़ और कोटा से सुरेश चंद्र सर्वहारा और हनुमानगढ़ से इंजीनियर दुष्यंत जोशी, युवा कवि और कथाकार। भी आप सबका स्वागत है, बहुत बहुत स्वागत है। और दीनदयाल की चौपाल कार्यक्रम में मैं सभी का हार्दिक अभिनंदन करता हूं। और एक खास बात भी आपको बताना चाहता हूं कि आज हमारा नाती जो है अभिमन्यु तिवारी, ये ऋतुप्रिया का बेटा, आज आया हुआ है और यह भी एक बाल कविता प्रस्तुत करेगा। और इससे पहले मैं एक सूचना दे दूं एक और भी आपको कि मुझे अभी 2 दिन पहले उपहार में एक भारतीय पंचांग मिला है। अनपरा, सोनभद्र जिला, उत्तर प्रदेश से डॉक्टर अनुपमा गुप्ता, आप वरिष्ठ चिकित्सा अधिकारी हैं और अच्छी रचनाकार है, संवेदनशील रचनाकार भी। और आपकी राष्ट्रीय अंतर्राष्ट्रीय पत्र पत्रिकाओं में आप प्रकाशित होती रही हैं और 4 किताबें आपकी प्रकाशित हुई हैं। और इसमें जो है ना भारतीय पंचांग जो मैं दिखाना चाहता हूँ आपको, आप देखिए। इसमें दो जनों का विशेष कमाल है, 2 जने जो है, जिसमें एक तो है अपने डॉक्टर अनुपमा गुप्ता और दूसरे हैं अलका जोग पाठक। अलका जोग पाठक आप सिंगापुर में रहती हैं और एक निजी कंपनी में निदेशक के रूप में कार्यरत हैं। और आपकी तुलिका का कमाल है, आपने चित्र बनाए हैं इसमें भारतीय पंचांग में, और इन्होंने महीनों के हिसाब से, डॉक्टर अनुपमा गुप्ता जी ने कविताएं लिखी हैं महीनों के हिसाब से, जैसे चैत, वैशाख, ये ज्येष्ठ, आषाढ़, सावन, भाद्र, इस तरह के महीने हैं। इन पर भारतीय पंचांग के जो महीने हैं, मैं एक उदाहरण के रूप में आपको, बहुत बढ़िया उपहार है ये। और ये दृष्टि इनकी एक संस्था है, इनके संस्थापक सदस्यों में से एक है डॉक्टर अनुपमा गुप्ता। तो आपने स्कूली लाइफ से ही सोच लिया था भी मुझे इस तरह की एक संस्था का निर्माण करना है, जिसका नाम रखा है दृष्टि, और आपने एक प्रतीक चिन्ह भी बनाया है इसका। तो इसमें भारतीय पंचांग में हर महीनों के हिसाब से कविताएं लिखी हुई हैं। तो मैं आपको शुरू में जो एक सार के रूप में कविता लिखी है आपने, मैं आपको सुनाता हूँ सभी महीनों की, कि चैत, बैसाख, जेठ, आषाढ़, चैत, बैसाख, जेठ, आषाढ़, ज्यों गर्मी के बड़े पहाड़। चैत, बैसाख, जेठ, आषाढ़, ज्यों गर्मी के बड़े पहाड़। और सावन, भादो, कार्तिक, क्वार, रिम झिम पड़े फुहार। सावन, भादो, कार्तिक, क्वार, रिम झिम पड़े फुहार। अघन, पूस और फागुन, माघ। अघन, पूस, फागुन, माघ और जाड़ा छेड़े अपना राग। क्या बात है, बहुत खूब, सभी महीनों को समेट लिया। और ये पंचांग जो है, ये भारतीय पंचांग आपने उपहार के रूप में भिजवाया है, बहुत बहुत बधाई डॉक्टर अनुपमा गुप्ता जी और अलका जोग पाठक, आप सिंगापुर से, दोनों के ये सहयोग से ये कैलेंडर छपा है। और मैं बहुत बहुत बधाई देता हूँ। मैंने कहा भी था भी मैं फेसबुक में सभी मित्रों को भी बताऊं, जिक्र करूं भी कितना महत्वपूर्ण आपने काम किया है। और ये जो है दृष्टि जो संस्था है उसके लिए काम किया है। जो भी राशि आएगी तो वो दृष्टि संस्था के लिए ये उपहार में देंगे, वापस उनको भेंट में देंगे। तो आज की ये सूचना समाप्त। और दूसरी सूचना ये है कि मैं अब अपना ये काम शुरू करता हूँ। अब 2 बाल रचनाकार आपके सामने। तो पहले रचनाकार जो है वो जय सिंह आशावत, ये नैनवा जगह है और बूंदी जिले में, राजस्थान में। तो उनके बारे में पहले बताऊं, फिर इनकी कविताएं का वाचन करता हूं। तो दीनदयाल की चौपाल में आपका फिर से स्वागत। तो मैं अब इनका जय सिंह आशावत जी का परिचय पढ़ता हूं। जय सिंह जी आशावत, आप जो है नैनवा गांव में एडवोकेट के रूप में अपनी सेवाएं दे रहे हैं। जिला बूंदी और राजस्थान से हैं आप। और 17 जनवरी 1955 को आपका जन्म हुआ।
और शिक्षा में आप BA LLB हैं, और खूब सारी किताबें हैं। लेकिन मैं कुछ बच्चों की किताबों के नाम बताऊं भी। गौरैया ने घर बनाया, ये 2019 में आया बाल गीत। दादी अम्मा नई कहो कुछ, और एक किताब है चिंकू टिंकू दो बंदर, और एक ये है आकू काकू। यानी 3 किताबें तो मेरे पास आपने भेजी हैं, ये 2 और ये तीसरी किताब गौरैया ने घर बनाया। तो ये बहुत अच्छा लगा मुझे भी। अब रचनाएं चयन करने में भी सुविधा है, अभी मैं इनमें से कोई रचनाएं चयन करता हूँ तो अच्छा लगता है मुझे। तो इनको खूब सारे इनाम सम्मान मिले हैं। सोनराज कोठारी स्मृति पुरस्कार मिले हैं। साहित्य कला संस्कृति संस्थान महाराणा प्रताप संग्रहालय हल्दी घाटी नाथ द्वारा से भी आप सम्मानित हैं। साहित्य श्री सम्मान और शिरोमणि दोहा शिरोमणि सम्मान, दोनों के आप पूरे मास्टर हैं, बहुत ही ध्यान रखते हैं शब्दों का। इन्होंने मेरे ऊपर भी कुछ रचनाएं भेजी हैं इन्होंने, और इनको नानूराम संस्कृत राजस्थानी साहित्य सम्मान मिला है बीकानेर संभाग से, दोहा रत्न सम्मान, और डॉक्टर बाल शौरी रेड्डी बाल साहित्यकार सम्मान भी मिला है। दादी अम्मा नई कहो कुछ, इस पर आपको, और नाथ द्वारा से भी भगवती प्रसाद देवपुरा बाल साहित्य भूषण सम्मान, और गौरी शंकर कमलेश राजस्थानी भाषा साहित्य पुरस्कार कोटा से। तो खूब आपको सम्मान मिला है साहित्य में। और मैं अब आपकी कविता पढ़ने से पहले कुछ मैं नाम बोलता हूँ जो जिन्होंने कमेंट किए, जो पधारे हैं, मैं आपका अभिनंदन करता हूँ। और सुनीता कसवा आप पधारे हैं, शुभकामनाएं दे रहे हैं। सुरेश चंद्र सरवार अभी आ गए हैं। अनुपमा गुप्ता केसरवानी जी पधारे हैं, आप भी धन्यवाद दे रहे हैं और बधाई दे रहे हैं। जय सिंह जी आशावत, और सुरेश चंद्र सरवारा, शंकर धाकड़, और रितु प्रिया हमारी बिटिया भी आई है। और भाई खूब सारे नाम आ गए हैं। सुनीता कसवा, क्योंकि ये नाम ये रिपीट भी हो रहे हैं। राजकुमार जी निजात सिरसा हरियाणा से आप पधारे हैं, आपका स्वागत, बहुत बहुत स्वागत। और ये न्यू वर्ल्ड पब्लिकेशन एक प्रकाशन संस्था है, वो भी पधारे हैं। और शिवराज भारती है हमारे नौहर हनुमानगढ़ जिले से। विमला रस्तोगी आप दिल्ली से पधारे हैं। गौतम अरोड़ा जी आप पधारे हैं। तो आपका सभी का हार्दिक अभिनंदन और स्वागत। और मैं अब जय सिंह आशावत जी की अब कविताएं शुरू करता हूं। तो इनकी पहली कविता है इंद्रधनुष। जब सूरज पूरब में होता, ये जय सिंह आशावत जी की कविता इंद्रधनुष। जब सूरज पूरब में होता पश्चिम दिशा बरसात, जब सूरज पूरब में होता पश्चिम दिशा बरसात, और इंद्रधनुष बनता बादल पर रंग है उसमें 7। और सूरज जब पश्चिम में होता तब पूरब में बढ़ता, और बच्चों बूढ़ों और युवा सबके मन हर्षित करता। और सूरज की किरणें बादल के पानी पर जब पड़ती, और गोलाई में अर्धचंद्र सा छूता गगन व धरती, और लाल नारंगी पीला दमके उनसे नीचे हरा चमकता, लाल नारंगी पीला दमके उनसे नीचे हरा दमकता, नीले के नीचे जामुनिया अंतिम तो बैंगनी दमकता। इंद्रधनुष के 7 रंग ये, और ये ही सूरज की किरणों में प्रिज्म ग्लास से देखोगे तो आते नजर इन्हीं वर्णों में, और ROYGBIV। अब ये देखिए, अब बच्चों को सिखाने का भी प्रयास किया है आपने। ROYGBIV रखना याद रंगों का क्रम, ROYGBIV रखना याद रंगों का क्रम, सूत्र याद हो जाए अगर तो नहीं रहता है कोई भ्रम। और धरती पर हरियाली छाई, और धनुष इंद्र का नभ में, और 7 रंगों की किरणें देखो बढ़ती खुशियां सब में। तो ये कविता आपकी इंद्रधनुष, और बहुत ही सुंदर, और बच्चों को एक सिखाने का प्रयास भी किया। अभी कौन कौन से रंग किस क्रम में है। सविता मिश्रा जी पधारे हैं, और शिवराज भारती है, विमला रस्तोगी जी, आप सभी का हार्दिक स्वागत। और हुंदराज बलवानी जी अहमदाबाद गुजरात से, भाई साहब का बहुत बहुत स्वागत। अब इनकी जय सिंह आशावत जी की दूसरी कविता देखिए, गर्मी। जो गर्मी पड़ी रही है बड़ी जबरदस्त।
कि तापमान पहुंचा 50 पर, तापमान पहुंचा 50 पर, सूरज दादा बरतो नरमी, तापमान पहुंचा 50 पर, सूरज दादा बरतो नरमी, धरती माता तपी तवे सी, जान निकाले भारी गर्मी। और अंग्रेजी का जून महीना, हिंदी का होता तब जेठ, अंग्रेजी का जून महीना, हिंदी का होता तब जेठ, और सूरज दादा की सब किरणें सीधी करो धरा से भेंट। और छोड़ो बाबा अब हट धर्मी, छोड़ो बाबा अब हट धर्मी, सूरज दादा बरतो नरमी। और जीव जगत की सभी वनस्पति गर्मी से आहत है भारी। गर्मी कितना मतलब कर देती है, आदमी को परेशान करती है, लेकिन ये जरूरी भी है प्रकृति के हिसाब से कि जीव जगत की सभी वनस्पति गर्मी से आहत है भारी। और झरने झीलें नदियां सूखी, पानी की खातिर महामारी, पानी खातिर मारा मारी, झरने झीलें नदियां सूखी, पानी खातिर मारा मारी, कहाँ से लाए भरकर डरमी, सूरज दादा बरतो नरमी, कहाँ से लाए भरकर डरमी, सूरज दादा बरतो नरमी। और माना तपना बहुत जरूरी, बिल्कुल ये कवि महोदय ने, जय सिंह आशाव जी ने यही बात कही है जो मैं कहने जा रहा था, ये भी जरूरी है कि माना तपना बहुत जरूरी और तभी आएगी बरसात, माना तपना बहुत जरूरी तभी आएगी बरसात। पर इतनी गर्मी के मारे झुलस रहे हैं बच्चों के गात, पर इतनी गर्मी के मारे झुलस रहे बच्चों के गात। और करती है लू सबको जख्मी, करती है लू सबको जख्मी, सूरज दादा बरतो नरमी। भाई बहुत खूब, बहुत बढ़िया। अब एक और इनकी कविता बगुला, बगुला जो है एक चालाक व्यक्ति के लिए भी काम में लेते हैं और व्यंग में किसी कोई तेज तर्रार नेता के लिए भी काम में लेते हैं। बगुला एक ऐसा पक्षी है जो जिसकी उपमा देते हैं, वो तो ये बगुला भगत है, क्योंकि आंख मूंदे रखता है और मछली जैसी आती है तो बगुला पकड़ लेता है, एक टांग पर खड़ा रहता है। तो आप देखिए जय सिंह आशावत जी ने बगुले पर किस तरह की कविता लिखी है, आप देखिए। मैं बगुला हूँ मुझको प्रिय है, मैं बगुला हूँ मुझको प्रिय है, नदी झील तालाब, मैं बगुला हूँ मुझको प्रिय है, नदी झील तालाब। और छिछले जल में मछली पकड़ूं, उड़ूं चोंच में दाब, और एक टांग पर खड़ा अडिग हो जैसे करूं तपस्या, एक टांग पर खड़ा अडिग हो जैसे करूं तपस्या। और मछली का कर उदर भरण की करता दूर समस्या, नजदीकी पेड़ों पर रहता बना एक कॉलोनी। और मेरी बींटों से उठती है मछली गंध घिनौनी। बच्चों तुमने सुनी कहानी बगुले की चतुराई, बच्चों तुमने सुनी कहानी बगुले की चतुराई। और दूर बड़ा तालाब बताकर खूब मछलियां खाई, किंतु केकड़े के आगे थी नहीं चली चतुराई। लालच में पड़े उस बगुले ने गर्दन भी तोड़वाई। मेरा रंग सफेद मगर मन, मेरा रंग सफेद मगर मन काला लोग बताते, और ढोंगी लोगों की तुलना तो मुझसे ही करवाते। क्या बात है, बहुत खूब। अब आगे देखिए कि मैं जिंदा मछली को निगलूं तब शीशा ध्यान लगाता, मैं जिंदा मछली को निगलूं तब शीशा ध्यान लगाता। और मेरे जैसा करे आचरण वह बगुला कहलाता। मैं किसान का मित्र हमेशा, ये बगुला जो है ये ऐसे तेज तर्रार भी है लेकिन किसान का मित्र भी कहा गया है। अंत में जो इसके लाभ भी बताए हैं कवि ने, तो अंतिम मंत्र देखिए कि मैं किसान का मित्र हमेशा फिरता आगे पीछे, और जहरीले कीड़ों को खाता, जहरीले कीड़ों को खाता जहाँ खेत वह सींचे। मैं किसान का मित्र हमेशा फिरता आगे पीछे, जहरीले कीड़ों को खाता, जहरीले कीड़ों को खाता जहाँ खेत वह सींचे। बहुत बढ़िया, यानी ये लाभकारी भी है किसान के लिए, किसान का मित्र भी है। जैसे केंचुआ किसान का मित्र है, अनेक जीव जंतु जो किसान के मित्र भी हैं, तो वो जहरीले कीड़ों खाते हैं। कुछ मित्रों की शुभकामनाएं आई हैं और बहुत अच्छा प्रस्तुतिकरण बता रहे हैं, जिनमें राजकुमार जैन राजन अकोला चित्तौड़गढ़ से हमारे रचनाकार मित्र, और हुंदराज बलवाणी जी, अनुपमा डॉक्टर अनुपमा गुप्ता, केशरवानी जी, हुंदराज बलवाणी जी, और ये नाम इस तरह से आ रहे हैं लेकिन कई नाम बाद में पता लगता है अभी, और ये भी आए थे, लेकिन क्षमा करना कई बार मैं पढ़ नहीं पाता चलते में, लेकिन
प्रयास ये करता हूँ भी सभी का नाम पढ़ूँ, सभी की शुभकामनाएं पढ़ूँ, सभी की दुआएं पढ़ूं। अब मैं इनकी और कविता आगे सुनाता हूँ। ये विमला रस्तोगी जी हैं, शिवराज भारती जी कह रहे हैं सभी को नमस्कार, सभी विद्वानों को सादर प्रणाम। और सुरेश चंद्र सरवार जी कह रहे हैं इंद्रधनुष पर बहुत सुंदर रचना, क्या बात है कि। और शिवराज जी कह रहे हैं वाह वाह वाह। और ये कह रहे हैं कि आत्मकथ्य शैली में बगुले पर सुंदर कविता, क्या बात है। सुरेश चंद्र सरवारा जी कह रहे हैं ये बहुत खुशी की बात है। सुरेश चंद्र सरवारा और घमंडी लाल जी अग्रवाल और ये शंकर धाकड़ के लगातार जो है जुड़े रहते हैं, बहुत अच्छा लगता है। अब मैं इनकी एक और कविता आपको सुनाऊं। इनकी जैसे आज जो चल रहा है ना ये आम, गर्मी में आम जगह जगह रेडी पर दुकान और देखने को मिलते हैं। हम आम रस भी बनाते हैं, आम चूसते भी हैं। तो अब आम के बारे में इनकी कविता देखिए, जय सिंह आशावत जी की। कविता का शीर्षक है आम। सभी फलों का राजा आम, सरस रसीला ताजा आम। सभी फलों का राजा आम, सरस रसीला ताजा आम। वही नाम है जो इसका है, इसके पिता वृक्ष का भी। वही नाम है जो इसका है, इसके पिता वृक्ष का भी। और जितने मीठे फल देता है उतनी सुखदा छाया भी। और अगन शिकासी नई कोपले लगता कितना प्यारा आम। सभी फलों का राजा आम, सरसरसीला ताजा आम। फूल मंजरी कहलाते हैं, सुरभित हो जाता उपवन। भंवरों की गुंजन सुन सुनकर प्रफुल्लित हो जाता मन। कोयल मोर पपीहा अनगिन करते डाली पर विश्राम। सभी फलों का राजा आम, सरसरसीला ताजा आम। कई सैकड़ों किस्में इसकी स्वाद अनूठा मन भाता। कई सैकड़ों किस्में इसकी स्वाद अनूठा मन भाता। और मुंह में आ जाता है पानी कोई सामने जब खाता। क्या बात है, मेरे तो नाम लेते ही मुंह में पानी आ गया। कई सैकड़ों किस्में इसकी स्वाद अनूठा मन भाता। मुंह में आ जाता है पानी कोई सामने जब खाता। हापुस तोता नीलम लंगड़ा किस्म दशहरी या बादाम। हाफुस तोता नीलम लंगड़ा किस्म दशहरी या बादाम। और सभी फलों का राजा आम, सरसरसीला ताजा आम। शुद्ध भारतीय वृक्ष सदा से, शुद्ध भारतीय वृक्ष सदा से हर उपवन में मिल जाता। बच्चे बूढ़े नरिया नारी सबके मन को हर्षाता। सबके मन को हर्षाता। काली दोमट बालू पथरी हर भूमि पर उगता आम। सभी फलों का राजा आम, सरसरसीला ताजा आम। अब अंतिम मंत्र देखिए। कच्चे पक्के आम से बनता जय मुरब्बा और अचार। कच्चे पक्के आम से बनता जय मुरब्बा और अचार। अब तो शीतल पेय आम का बिकता बोतल बंद बाजार। और भाभी भैया से मंगवाती चटनी खातर कच्चा आम। सभी फलों का राजा आम, सरसरसीला ताजा आम। ये अंतिम मंत्र एक बार और देखिए, बहुत बढ़िया। कि कच्चे पक्के आम से बनता जय मुरब्बा और अचार। अब तो शीतल पे आम का बिकता बोतल बंद बाजार। भाभी भैया से मंगवाती चटनी खाती कच्चा आम। सभी फलों का राजा आम, सरसरसीला ताजा आम। बहुत खूब, बहुत बढ़िया भैया। जय सिंह आशावत जी को बहुत बहुत बधाई। और अब मैं दूसरे रचनाकार जो हैं हमारे सतीश मिश्र जी हैं, खुटार जनपद शाहजहांपुर उत्तर प्रदेश से सतीश मिश्र जी। तो आपके बारे में मैं बताऊं कि आपका जन्म जो है वो शाहजहांपुर उत्तर प्रदेश में हुआ और 20 अगस्त 1969 में आपका जन्म हुआ। और अनेक पत्र पत्रिकाओं में देवपुत्र, बालवाणी, बाल वाटिका, बच्चों का देश, पंजाब केसरी, अभिनव बालमन, बाल प्रभा और टाबर टोली। बहुत खूब नाम पढ़ता हूँ तो बड़ा अच्छा लगता है, क्योंकि ये कार्यक्रम भी टाबर टोली के सौजन्य से प्रसारित कर रहे हैं। ये प्रतिनिधि बाल कविताएं और दीनदयाल की चौपाल। अब आप देखिए कि इनके और उपलब्धियां देखिए कि नवीन शिक्षा पद्धति के लिए प्रकाशित कर्नाटकी हिंदी पाठमाला की पाठ्य पुस्तक सरगम कक्षा 5वीं और 6वीं में इनकी रचनाएं बच्चों को पढ़ाई जाती है कर्नाटक में। और बाल साहित्य के उन्नयन हेतु स्थानीय स्तर पर बाल सभा, बाल गोष्ठी का ये आयोजन करते रहते हैं और बच्चों को सिखाते भी हैं और बच्चों को सुनाते भी हैं। तो मैं अब इनकी एक
कविता सुनाना चाहूंगा। एक ऐसी कविता इन्होंने लिखी है, बहुत ही थोड़ा भीड़ से अलग, कि एक गुड़िया की, एक बेटी की एक कल्पना है भी, मैं अगर सरपंच बन जाऊंगी तो मैं गांव में क्या करूंगी, मेरे गांव में किस तरह के काम करूंगी अगर मैं सरपंच बन गई तो। और अब तो बेटियां सरपंच बनती जा रही हैं, बन रही हैं, और मंच पर भी आती हैं। कई महिलाएं जो पहले घूंघट निकालती थी वो भी अब सरपंच बनने के बाद में अपनी बात रखती हैं और गांव में विकास के काम करवाती हैं। और सब मतलब अपने सभी व्यक्तियों के साथ में कंधे से कंधा मिलाकर चलने वाली महिलाएं वहां गई हैं। क्योंकि इसका एक और कारण भी है कि हमारे शिक्षा का स्तर जो है वो बढ़ता जा रहा है। महिलाओं में, बेटियों में शिक्षा का स्तर बढ़ाना बहुत जरूरी है। हम बेटियों को पढ़ाएं, जरूरी है। तो मैं अब इनकी सतीश मिश्र जी की कविता प्रस्तुत करता हूँ आपके सामने। ये नाती मेरे पास बैठा है, अभिमन्यु, थोड़ा शक्ल दिखा दूं मैं आपको। सही में तो ये कविता शुरू करेगा, मैं मिश्र जी की कविताएं सुना दूं। माँ जब मैं सरपंच बनूंगी, माँ जब मैं सरपंच बनूंगी, नए निराले काम करूंगी। पहले अपने विद्यालय में पेड़ अनेक मैं लगवाऊंगी, पहले अपने विद्यालय में पेड़ अनेक मैं लगवाऊंगी। उसके अंदर आसपास में साफ सफाई करवाऊंगी। बच्चों के बस्ते हल्के हों इसका पूरा ध्यान रखूंगी। माँ जब मैं सरपंच बनूंगी, नए निराले काम करूंगी। और हरा भरा मैदान खेल का एक गांव में बनवाऊंगी। और जो बेटी जो सरपंच बनने के बाद कह रही मैं क्या काम करूंगी, वो कह रही है कि हरा भरा मैदान खेल का एक गांव में बनवाऊंगी। और विविध भांत के खेल सभी में उसमें सबको खिलवाऊंगी। और भूले बिसरे खेल पुराने दादी अम्मा से सीखूंगी। माँ जब मैं सरपंच बनूंगी, माँ जब मैं सरपंच बनूंगी। अब ये कहे ना, हरा भरा मैदान खेल का एक गांव में बनवाऊंगी। क्या बात है, बहुत बढ़िया। मुझे भी याद आ गया, अभी 2 दिन पहले मैं और नाती अभिमन्यु हम घूमने जा रहे थे, तब नाती ने मुझे अफसोस प्रकट करते हुए कहा कि नाना जी हमारे गांव में तो कोई पार्क भी नहीं है, आपके यहाँ तो बहुत है, हनुमानगढ़ में तो खूब है पार्क। तो मैंने कहा देखो बच्चे की दृष्टि देखो आप, कि कितना अपने व्यथित मन से इसने बात कही थी भी गांव में तो हमारे पार्क ही नहीं है। जबकि बच्चों के लिए और ये सब मनोरंजन के लिए भी है ना, ये जरूरी भी है। पार्क तो हमारे गांव और शहर की शोभा है। अब मैं सतीश मिश्र जी की एक और कविता आपके सामने प्रस्तुत कर रहा हूँ। बहुत गजब कविता है, आम और नीम। कविता का शीर्षक है आम और नीम, और इसके रचनाकार हैं सतीश मिश्र। एक बाग में आम नीम के, एक बाग में आम नीम के पेड़ों में छिड़ गई लड़ाई। एक बाग में आम नीम के पेड़ों में छिड़ गई लड़ाई। और दोनों खूब बुराई करते लेकिन अपनी करें बड़ाई। और बोला आम नीम से मेरे स्वाद फलों का लाजवाब है। जो मेरे फल चख लेता है बन जाता मानो नवाब है। और तभी नीम बोला मीठे में, तभी नीम बोला मीठे में कीड़े भी तो पड़ जाते हैं। तभी नीम बोला मीठे में कीड़े भी तो पड़ जाते हैं। और ये ही नहीं तुम्हारे फल तो कितनी जल्दी सड़ जाते हैं। और हमारे फल कम मीठे चिड़ियों का भोजन बनते हैं। अब नीम कह रहा है, नीम क्या कहता है कि ये ही नहीं तुम्हारे फल तो कितनी जल्दी सड़ जाते हैं। और हमारे फल कम मीठे चिड़ियों का भोजन बनते हैं। और पत्ती छाल और बीजों से हम रोगों को हर लेते हैं। यानी नीम की तो सारी चीजें काम आती है, छाल भी, पत्तियां भी, इनकी डालियां दांतुन के काम आती हैं, है ना। तो ये मतलब नीम जो है ना, बहुत ही जिनके घर में नीम उसको जरूरत नहीं हकीम, है ना। तो ये भी बहुत बड़ी बात है। अभी नीम जो है, पेड़ पौधे नीम भी है, और भी पेड़ पौधे हमें लगाने चाहिए। तो आगे अंतर देखिए इसके, इन्हें झगड़ते देख प्यार से बरगद बाबा ने समझाया। ये नीम और आम जब आपस में झगड़ रहे थे तब बरगद बाबा इनको समझाते हैं कि इन्हें झगड़ते देख प्यार से बरगद बाबा ने समझाया। एक दूसरे की कमियों को खोज खोज कर क्या है पाया। अब बरगद बाबा कह रहे भी एक दूसरे की कमी देखते हो तो क्या तुम्हें मिलता है। बहुत सुंदर कविता लिखी है सतीश मिश्र जी ने। इन्हें झगड़ते देख प्यार से बरगद बाबा ने समझाया। एक दूसरे की कमियों को खोज खोज कर क्या है पाया। ऐसा करो आज से दोनों ढूंढो दोनों की अच्छाई। ऐसा करो आज से दोनों ढूंढो दोनों की अच्छाई।
और उनको गिना गिना कर चाहे कितनी भी फिर करो लड़ाई। एक दूसरे की अच्छाई खुद के जीवन में अपनाओ, अपनी खुशियां बांटो सब में, औरों की खुशियां घर लाओ। फिर देखो तुम अनायास ही, फिर देखो तुम अनायास ही कद दोनों का बढ़ जाएगा। कोई झगड़ा नहीं बचेगा, दुख दुख आपस में बंट जाएगा। फिर देखो तुम अनायास ही कद दोनों का बढ़ जाएगा, और कोई झगड़ा नहीं बचेगा, दुख आपस में बंट जाएगा। बहुत खूब, बहुत बढ़िया। हम एक दूसरे की अच्छाई देखें। तो कहा भी गया है भी इंसान तो गलतियों का पुतला है। हम गलतियां ना देखें, उनमें अच्छाइयां देखें, और अच्छाइयों को देखते हुए हम ग्रहण करें और अच्छी अच्छी बातें करें। इस तरह से एक दूसरे की अच्छाइयों की प्रशंसा करें। तो आगे इनकी एक कविता और देखिए आप, सतीश मिश्र जी की एक कविता, ये बिल्कुल ये भी भीड़ से अलग, बहुत बढ़िया। और कविता का शीर्षक है कुछ बच्चे ऐसे। कैसे है देखिए आप, कि मिले हमें कुछ ऐसे बच्चे। अब सतीश मिश्र जी की ये कविता, कि मिले हमें कुछ ऐसे बच्चे खिले फूल के गुच्छे जैसे। फूल खिलता हुआ तो सबको अच्छा लगता है। तो मिले हमें कुछ बच्चे ऐसे खिले फूल के गुच्छे जैसे, एक गांव के प्यारे प्यारे देश भाषा भूषा धारे। एक गांव के प्यारे प्यारे देश भाषा भूषा धारे। ब्रजभाषा थी उनकी बोली, ब्रजभाषा थी उनकी बोली। यूं बातों में मिश्री घोली, मंत्र मोहिनी डाली जैसे। मिले हमें कुछ बच्चे ऐसे, मिले हमें कुछ बच्चे ऐसे खिले फूल के गुच्छे जैसे। मिले झुग्गियों में कुछ बच्चे, झुग्गी झोंपड़ी में रहने वाले बच्चे, उनके लिए कवि किस तरह की अभिव्यक्ति देते हैं और क्या बताते हैं। मिले झुग्गियों में कुछ बच्चे, तन के गंदे मन के सच्चे, और भेदभाव को ये क्या जाने सबने हमें सुनाए गाने। भेदभाव को ये क्या जाने सबने हमें सुनाए गाने। आखिर में फिर मांगे पैसे, मिले हमें कुछ ऐसे, मिले हमें कुछ बच्चे ऐसे खिले फूल के गुच्छे जैसे। अब अंतिम मंत्र देखिए, कि मिले हमें ऐसे भी बच्चे पके हुए मन तन के कच्चे। यानी बच्चों में जो 8-10 साल के हैं वो भी बातों में ऐसा लगता है जैसे 25-30 साल का है। तो ये देखिए आप अभिव्यक्ति इनकी, कि मिले हमें ऐसे भी बच्चे पके हुए मन तन के कच्चे। बनी अमीरी इनकी दुश्मन, दूर कर दिया इनका बचपन, और इनका हक दिलवाएं कैसे। मिले हमें कुछ ऐसे बच्चे, मिले हमें कुछ बच्चे ऐसे खिले फूल के गुच्छे जैसे। बहुत खूब, बहुत बढ़िया। अब मैं एक कविता सतीश मिश्र जी को और सुनाना चाहूंगा, जहां विज्ञान सब जगह पहुंच गया। यानी हमारे देश में सुई से लेकर हवाई जहाज तक बनती है, लेकिन कई चीजें ऐसी इन्होंने उठाई है, सतीश मिश्र जी का ध्यान गया है और हमारा ध्यान भी आकर्षित किया है, और बच्चों को बताने का प्रयास भी किया है कि विज्ञान यहां तक नहीं पहुंचा है। अब कहां तक नहीं पहुंचा है आप देखिए कविता में। कविता का शीर्षक है यहां नहीं पहुंचा विज्ञान। अब देखिए, कि पेड़ों में जीवन खोजा, पेड़ों में जीवन खोजा, पर बीज बना ना पाए। पेड़ों में जीवन खोजा, पर बीज बना ना पाए, और खूब रोशनी फैलाई, पर धूप खिला न पाए। इससे हो अब तक अनजान, इससे हो अब तक अनजान, यहाँ नहीं पहुंचा विज्ञान। बहुत खूब, बहुत बढ़िया। और आगे देखिए, कि जीवन बचे हमारा इसकी प्रथम जरूरत पानी। जीवन बचे हमारा इसकी प्रथम जरूरत पानी, और एक बूंद भी बना सके ना याद आ गई नानी। इसका सदा करो सम्मान, यहाँ नहीं पहुंचा विज्ञान। अब पानी जो है वो एक बूंद भी अभी नहीं बना सके, ये भी। लेकिन मैंने एक जगह पढ़ा था अखबार में भी, पानी बनाने का प्रयास किया है, और कुछ मतलब उनको जो है ना इस तरह की एक उनको पॉजिटिव यानी सकारात्मक बात मिली है, भी बनाने का प्रयास किया है, और कुछ कहते हैं बनाया भी। मुझे ध्यान आ रहा है मैंने एक अखबार में पढ़ा था, लेकिन फिर भी पानी का कोई विकल्प नहीं है। बहुत बड़ी बात है। और ये अंतिम मंत्र देखिए, ये अपने सतीश मिश्र जी के कविता का अंतिम मंत्र, यहाँ नहीं पहुंचा विज्ञान। इसका देखिए, रंग बिरंगे विस्मयकारी सुंदर और विचित्र,
रंग बिरंगे विस्मयकारी, सुंदर और विचित्र, और कौन दिखाता सो जाने पर सपनों के चलचित्र, कौन दिखाता सो जाने पर सपनों के चलचित्र, और जगने पर होते हैरान, यहाँ नहीं पहुंचा विज्ञान। सपनों में कहाँ कहाँ पहुंच जाते हैं, कभी कहीं आसमान में, कभी कहीं बसों में, कभी हवाई जहाज में, कभी कहीं गहरे अंधेरे में, कभी उजाले में, कभी भूत से सामना, कभी परियों से, कभी कुछ। और जब आंख खुलती है तो वहाँ खुद को अपने बिस्तर पर ही पाते हैं। तो यहाँ विज्ञान नहीं पहुंचा, भी ये सपने इस तरह से क्यों आ रहे हैं। तो ये इन्होंने बात उठाई है और कविता के माध्यम से मैंने आपके सामने प्रस्तुत की है। और इस कार्यक्रम का नाम है दीनदयाल की चौपाल। और आज आपके सामने हमारा नाती अभिमन्यु तिवारी मेरी कविता एक प्रस्तुत करने जा रहा है। आप भी सुनिए और कृपया लाइक और कमेंट करेंगे तो थोड़ा बच्चे का भी हौसला बढ़ेगा, बहुत अच्छा लगेगा। आप पधारिए। आप अभिमन्यु तिवारी आपके सामने प्रस्तुत है। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है अभिमन्यु तिवारी। मेरे नाना जी का नाम है दीनदयाल जी शर्मा। उनकी एक कविता मैं आपके सामने प्रस्तुत करने चाहता हूँ जिसका नाम है नानी। नानी तू है कैसी नानी, नहीं सुनाती नई कहानी, नानी बोली प्यारे नाती, नई कहानी मुझे नाती, मेरे पास तो वही कहानी, एक था राजा एक थी रानी, नई बातें कहाँ से लाऊं, तेरा मन कैसे बहलाऊं, तुम जानो कंप्यूटर बनी, तुम हो ज्ञानी के विज्ञानी, मैं तो हूँ बस तेरी नानी, तुम सुनाओ कोई कहानी। थैंक यू। बहुत बढ़िया, बहुत अच्छे, बहुत बढ़िया। लेकिन एक और है ना, ये इतनी देर बैठा बैठा थोड़ा सा मायूस सा हो गया। अभिमन्यु पहले मुझे सुनाई थी, इसने तो अंदाज में सुनाई थी भी नानी तू है कैसी नानी, नहीं सुनाती नई कहानी, नानी बोली प्यारे नाती, नई कहानी मुझे नहीं आती, और मेरे पास तो वही कहानी, एक था राजा एक थी रानी, नई बातें कहाँ से लाऊं, तेरा मन कैसे बहलाऊं, और तुम जानो कंप्यूटर बानी, तुम हो ज्ञानी के विज्ञानी, मैं तो हूँ बस तेरी नानी, तुम ही सुनाओ कोई कहानी। बहुत बढ़िया भाई है। अभिमन्यु तिवारी ने बहुत सुंदर, बहुत बढ़िया कविता सुनाई है। अभी ये 10 दिन के लिए यहाँ आया हुआ है और बेटी आई हुई है, छोटा नाती भी, ध्रुवांक भी। तो आपका बहुत बहुत धन्यवाद। और धन्यवाद से पहले मैं कुछ नाम बोल दूं आपके सभी के, जय सिंह जी आशावत और सुनीता तिवारी जी और राजकुमार जी निजात, नीता अवस्थी जी और विजय राय और सुनीता तिवारी जी, सुरेश चंद्र जी सर्वहारा, ये भी खूब नाम आ रहे हैं। डॉक्टर घनश्याम नाथ का छावा सुजानगढ़ से, आपकी राइटिंग कमाल की भी गजब, और आप इंसान भी बढ़िया और बहुत बढ़िया राइटर हैं, आपको खूब अवार्ड मिले हैं। डॉक्टर घनश्याम कच्छावा और अनुपमा गुप्ता जी, केशरवानी जी, विमला रस्तोगी जी दिल्ली से, मुंद्रा जी बलवानी अहमदाबाद गुजरात से, आप सब पधारे हैं, बहुत बढ़िया लग रहा है। और मैं ये समझता हूँ कि कई नाम जो है ना, ये अभी एक और नाम चला गया, जय सिंह जी आसाद, बलदाऊ राम जी साहू, और बलदाऊ राम जी साहू, और एक और नाम जो है वो मेरे को लगता है नाम चले जाते हैं तो मुझे बाद में बड़ा फील होता है अभी। हाँ, ये शुक्ला जी, रजनीकांत जी शुक्ल जी पधारे हैं गाजियाबाद से, आपका बहुत बहुत स्वागत, बहुत बहुत धन्यवाद। अब कार्यक्रम समापन की इजाजत दें और अब अगले गुरुवार को मिलते हैं दीनदयाल की चौपाल कार्यक्रम में। आपका बहुत बहुत धन्यवाद।